जय हिंद दोस्तों। आज हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे विजन आईएएस की 21 एंड 22 जुलाई 2024 की न्यूज़ को। इस ओरिजिनल पीडीएफ का क्रेडिट डेफिनेटली विजन आईएएस को जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली हमारी न्यूज़ है क्यूबा से रिलेटेड। रिसेंटली यूएसए ने क्यूबा को अपनी यूनिलैटरल टेररिज्म लिस्ट में डाल दिया है। तो ये क्या लिस्ट होती है? ऐसी कंट्रीज जिसके ऊपर यूएस ये आरोप लगाता है कि वो इंटरनेशनल टेररिज्म फैला रहे हैं, वैसी कंट्रीज़ को हम यूनिलैटरल टेररिज्म लिस्ट में डालते हैं। ओके, ये आरोप है, ऐसा यूएस मानता है कि हाँ ये कंट्री ऐसा कर रही है, तो वो उसे इस लिस्ट में डाल देते हैं। अपनी खुद की लिस्ट है तो कुछ भी करे भाई। ऑलरेडी इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री डली हुई है? तो नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड सीरिया। ठीक है, ईरान का तो आपको बहुत न्यूज़ में ऑलरेडी पता ही होगा, इवन नॉर्थ कोरिया का भी। चले आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बात बोली है न्यूज़ में, क्या है, जो नॉन अलाइन मूवमेंट है, इन्होंने ये कॉल दिया है कि क्यूबा को इससे रिमूव किया जाए। ठीक है, क्यूबा कहाँ पे पड़ता है? तो क्यूबा भी कैरेबियन स्टेट, यहाँ पे इस एरिया में क्यूबा पड़ता है। चलिए नॉन अलाइन मूवमेंट, उसकी बात देख लेते हैं, क्योंकि नॉन अलाइन मूवमेंट नहीं बोला है कि क्यूबा को हटा दीजिए। नॉन अलाइन मूवमेंट की हिस्ट्री क्या है? तो सबसे पहले बैंडंग में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एशिया अफ्रीका की। बैंडंग इंडोनेशिया का पार्ट, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ये पूरा इंडोनेशिया है, उसका इतना हिस्सा। यहाँ पे बैंडंग में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे नॉन अलाइन मूवमेंट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और फॉर्मेशन होने के बाद उन नॉन अलाइन मूवमेंट की पहली कॉन्फ्रेंस सर्बिया में हुई थी। सर्बिया यहाँ पे हमारे पड़ता है, अगर मैं थोड़ा जूम कर लूँ, यहाँ पे पड़ता है सर्बिया हमारा। ठीक है, इस वाले हिस्से में, सॉरी गलत मार्क कर दिया मैंने, इस वाले हिस्से में हमारा सर्बिया पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली मीटिंग हो गई हमारी सर्बिया में, बेलग्रेड सर्बिया में। और इनका एम क्या था कि जो यूएस और रशिया की कोल्ड वॉर चल रही है उसमें से हम कोई बीच का रास्ता निकाले, और न कि रशिया की साइड ले और न कि यूएस की साइड ले, हमें अपना नॉन अलाइनमेंट रखे कि हम किसी के भी साथ अलाइन नहीं होंगे। और इनका एम था कि एक नया न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर चालू किया जाए। ग्रेट। क्या अभी कोई नाम का रिलेवेंस है? एनईएम नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट? तो हाँ भाई, थोड़ा बहुत तो है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 120 कंट्रीज अभी भी मेंबर हैं, जो कि स्पेशली ग्लोबल साउथ से हैं। साथ ही साथ ये एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है रिसेंटली हो रही कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशंस को। कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन, रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद दुनिया जो है कुछ हद तक दो हिस्सों में बट गई है। एक वेस्टर्न वर्ल्ड है जो कि यूक्रेन को सपोर्ट करता है, और एक रशिया की साइड है, रशिया, चाइना और इवन इंडिया भी, जो कोई खास स्टांस ले नहीं रहा है। ठीक है, तो ये कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन है कि आप किसकी साइड ले रहे हो। बार बार हमें ये पूछा भी जाता है कि यू आर विथ यूक्रेन और रशिया, बट समहाउ वी चूज अवर इंटरेस्ट रेदर देन एनी कंट्री। तीसरा है ये रियल स्टेट क्राफ्ट है। ठीक है, ये ऑटोनॉमी देता है सारे मेंबर कंट्रीज़ को कि भाई आप अपना कोई चॉइस रखते हो, अपना इंटरेस्ट रख सकते हो, और आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कुछ भी चूज़ करो। ठीक है, और उस दूसरी जो ग्रुपिंग्स है लाइक एशियन, आशियान, ब्रिक्स, अफ्रीकन यूनियन, G77, इन सब के अंदर मेजोरिटी में जो भी मेंबर्स हैं वो सभी भी नेम के मेंबर्स हैं। ओके, तो ये हमने नेम की बात देख ली। और यूपीएससी ने कोई इससे पीवाईक्यू डायरेक्टली पूछा तो नहीं है नॉन लाइन मूवमेंट से, बट हाँ हम इसको डेफिनेटली दूसरी जगह पे बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारे ऑप्शनल होते हैं उसमें भी बहुत बार पूछा जा गया है, पीएसआईआर में स्पेशली, अगर आपका पीएसआईआर है तो। चलिए, और छोटी सी न्यूज़ कि जो नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ है और ग्लोबल साउथ है, उसको कौन सी लाइन डिवाइड करती है? तो वो लाइन डिवाइड करती है ब्रेंट लाइन। सबसे पहले पॉइट पीटर थे, उन्होंने शायद ये कॉन्सेप्ट दिया था, फिर पीटर ब्रेंट ने इसको फेमस कर दिया था। ये दिखाती क्या है? तो ये दो हिस्से दिखाती है। सबसे पहला ग्लोबल नॉर्थ जो कि ज़्यादा पॉस्परस है, पैसे वाला है, और दूसरा ग्लोबल साउथ जो कि उसके कंपेयर में गरीब है, उसके पास रिसोर्सेज होती है, वो भी उसका डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है। ठीक है, और आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये सच बात भी है कि ऐसा है। ओके, ब्रेंट लाइन आप याद रखोगे, व्हाट इज़ ब्रेंट लाइन। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी
इंडिया रेज्ड कंसर्न अबाउट स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। टेररिज्म यूपीएससी का हॉट फेवरेट टॉपिक है। इससे यूजुअली हर एक साल में या फिर एक साल के छोड़ के क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी बात हो रही है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की। आप नाम को बस तोड़िए, आपको आंसर मिल जाएगा, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ठीक है, तो ऐसा टेररिस्ट या फिर ऐसा टेररिस्ट ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसको स्टेट्स के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंडिंग मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है या फिर उसे शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, ऐसा टेररिज्म। यहाँ पे उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी गई है। टेररिस्ट ग्रुप रिसीव सपोर्ट फ्रॉम अ टेस्ट, दिस सपोर्ट्स कुड बी इन फॉर्म ऑफ फंडिंग, ट्रेनिंग एंड सप्लाई ऑफ वेपन्स एंड प्रोवाइडिंग शेल्टर विद इन इट्स बॉर्डर। ओके, तो कंट्री ऐसा करती क्यों है भाई? सबसे पहला, अपनी राइवलरी को सेट करने के लिए। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर यूएस ने एज वेल एज सोवियत यूनियन ने सब ने अपने अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रखे थे इनडायरेक्टली। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है यूएस के द्वारा मुजाहिद्स को सपोर्ट देना, जो कि फिर लड़ रहे थे यूएसएसआर के सामने। यूएस का एम ही यही था कि यूएसएसआर के सामने लड़ो। डीप डाउन वो लड़े भी थे और यूएसएसआर को उनसे लड़ना भारी भी पड़ा था। एक हद तक ये भी बोला जाता है कि वन ऑफ द रीज़न था कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, हो गया। ठीक है, वन ऑफ द रीज़न, छोटा ही सही बट था ज़रूर। ठीक है, इसके भी बारे में हम कभी बात करेंगे, क्योंकि फिर यही मुजाहिदीन कारण बनते हैं अफगानिस्तान में जो अभी रिजीम चेंज हुआ है उसका, तालिबान। फिर आता है टेरिटोरियल ग्रीवियंसेस। डेफिनेटली पाकिस्तान इंडिया देख लीजिए आप, उनको हमारे साथ दिक्कत है, वो इसीलिए टेररिस्ट को बचाए रखते हैं अपने पास। जैसे उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन। लश्कर तैयबा ने ही हमारे ऊपर बहुत सारे छोड़िए पर अटैक किए हुए हैं। 2000 से हमारे यहाँ पे 26/11 में अटैक हुआ था मुंबई में 8 में, वो लश्कर तैयबा के द्वारा ही था। फिर एथनिक और रिलीजियस सपोर्ट तो ईरान देता है, उसका एक एग्जाम्पल है ईरान कि अपनी एथनिसिटी के बेस पे वो सपोर्ट दे रहे हैं किसी, उसका एग्जांपल है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह को ईरान डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली सपोर्ट देता है। और हिजबुल्लाह कहाँ पे? आपने डेफिनेटली अभी न्यूज़ में देखा होगा, जो हमास और इसराइल का वॉर चल रहा है उस टाइम पे देखा होगा कि हिजबुल्लाह इज़ ऑल्सो विद हमास, और ये लेबनन में बेस्ड है। लेबनन कहाँ पे पड़ता है हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये अगर ईरान है तो इसके जो ऊपर वाला एरिया है ये है लेबनन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इस टेररिज्म के? भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर वो यूज़ करे तो भाई कंसेंसस नहीं डेवलप होंगे, डेफिनेटली लैक ऑफ कंसेंसस। ठीक है, ना ही आपको यूनिफाइड ग्लोबल रिस्पॉन्स मिलेगा। साथ ही साथ सिक्योरिटी को डेफिनेटली खतरा होगा, और अदर में रिलीजियस रेडिकलाइजेशन होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। तो क्या वर्ल्ड ने इसलिए कुछ किया ही नहीं है? अगर इतना नुकसान होता है तो कुछ करना चाहिए, डेफिनेटली किया है। हमने बनाया है FATF। ये जो भी वर्ल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग होती है और टेररिस्ट को फंडिंग होती है उन सब का ध्यान रखता है, और इसमें जो भी कंट्री उसमें जुड़ी हुई है उसको ये ग्रे लिस्ट करता है या फिर ब्लैक लिस्ट करता है। बहुत सारी कंट्री इसका पार्ट रह चुकी है, मतलब इस लिस्ट का पार्ट, जैसे कि पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ईरान, और शायद अगर वेनेजुला, गलती ना हो रही तो शायद एक बार अरेबिया भी रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। FATF है, और दूसरा क्या है? तो UNSC ने रिजोल्यूशन लिया था 1267। ये कब लिया गया था? जो जब US में अटैक हुआ था ना उसके बाद ये लिया गया था कि हाँ भाई हम सब एक साथ मिलकर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ेंगे। फिर UN काउंटर टेररिज्म सेंटर भी हमने बनाया हुआ है। ओके, ये मेजर्स थे जो थे ग्लोबली। ठीक है, हमने नेशनली क्या लिए हुए हैं? तो नेशनली हमने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बनाया है, जो कि स्पेशली इसी सब चीज़ों को देखता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहाँ पे हो रहे हैं जो संदेह वाले हैं कि भाई टेरर फंडिंग तो नहीं जा रही है। आपने मूवीज़ में ये सब काफ़ी देखा होगा। फिर हमने बनाया है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स एक्ट 2005। ये शायद UAPA के अंदर आ जाता है। UAPA उससे ही पकड़ता है, वन ऑफ द इससे पकड़ता है। फिर एक और हमने बनाया हुआ है नो मनी फॉर टेरर। हमारे यहाँ पे दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका मेन मोटो यही था कि नो मनी फॉर टेरर।
ठीक है, इसको न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी बोलते हैं ऑन टेररिज्म, ये भी अडॉप्ट हो गया है। ओके, इसमें थोड़ा ज़्यादा देर लग गया पर कोई बात नहीं। चलिए ये देखो, ये PYQ है जो टेररिज्म के ऊपर यूरोपीस ने ऑलरेडी पूछ लिए हैं, तो हो सकता है इस बार इस पर पूछ ले, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म से। आपको पूरा स्ट्रक्चर इधर मिल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइनाज डोमिनेंस इन लाइडार यूजेस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले लाइडार क्या होता है? इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ यूजिंग आईफोन, आईफोन के पीछे एक सेंसर आता है जो कि होता है लाइडर सेंसर। बहुत सारे फ़ोन में आता है पर आईफोन फेमस है इसलिए मैंने आईफोन का एग्जांपल चुना। ये होता क्या है? तो भाई एक सेंसर है जहाँ से लाइट्स निकलेगी, लाइडर में एल का मतलब लाइट है, लाइट निकलेगी और वो लाइट कुछ डिस्टेंस तक जाएगी और फिर टकरा के वापस आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये लाइडर सेंसर का पार्ट है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट जाएगी और फिर टकरा के वापस आ जाएगी। इससे जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस कितना है वो उसे पता चल जाएगा। जैसे मैं आईफोन का ही एग्जांपल बताऊं तो ये लाइडर का यूज़ करके वो फ़ोटो को क्रिस्प बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट कर सकते हैं ईजिली, इसलिए जो ब्लर इफेक्ट होगा वो अच्छा आ जाएगा। सेम इधर लाइडर इफेक्ट, लाइडर यूज़ कहाँ पे कैसे होता है? तो इससे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो पता कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। ठीक है, उसके आसपास कौन सा एनवायरनमेंट हो सकता है। जैसे ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना कि पेड़ से टकराया, तो इससे आप गेस कर सकते हो कि हाँ ये पेड़ है और यहाँ पे नीचे तक आ रहा है तो अच्छा ये ज़मीन है। तो ऐसे काम आता है लाइडार। सेम कॉन्सेप्ट पे हमारा चलता है रडार। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट पे चलता है रडार और सोनार। ठीक है, रडार में क्या फ़र्क होता है? रडार में रेडियो जो नेटवर्क यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकल रही है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, और जो सोनार में होती है वो सोनिक होती है, सोनिक नेविगेशन एंड रेंजिंग। लाइडार में लाइट यूज़ होती है। ओके, फ़ायदा टाइप क्या क्या होती है लाइट, ये जो मैंने बताया आपको हिंदी में वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। डुअल यूज़ ऑफ ऑप्टिकल रिमोट मीटर सेंसिंग technology that uses a light in form of pulses laser to measure the distance and map the surrounding। ओके, यही हमने बताया। टाइप क्या क्या है? एक तो टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब लैंड को मेजर करेगा वो वाला, और बैथीमेट्रिक मतलब जो ओशन या सी बेड को मेजर करेगा, रिवर बेड को मेजर करेगा वो। ओके, वर्किंग मैंने आपको बता दिया कैसे वर्किंग होती है। ठीक है, लेज़र इमिट करेगा, फिर स्कैन करेगा, फिर एक होगा वो रिसीव करेगा। ये इमिट किया, ये स्कैन किया, ये दोनों एक ही होंगे, एक ही हिस्से का पार्ट है, ऐसे फिट होगा। एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ पे हमें यूज़ होने वाले हैं? तो एग्रीकल्चर में यूज़ हो सकता है, हम टोपोग्राफी जान सकते हैं, क्रॉप का बायोमास एस्टिमेट कर सकते हैं, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एरोस्पेस और डिफेंस में हमें काम आ सकता है डेफिनेटली, यही तो मेन है। इसी के चलते तो सबको टेंशन हो रही है कि भाई चाइना इसमें डोमिनेंस कर रहा है, तो थोड़ा कंसर्न का इशू है। ठीक है, क्योंकि चाइना सब मैपिंग कर लेगा ये वो। और तीसरा ऑटोमोबाइल में डेफिनेटली काम आता है कि ये जो कार होती है, कार के आगे फिट कर दिया जाता है एडास। अभी अगर किसी को हो तो एडास आता ही है। अभी एडास से सेम आगे तक फ्रीक्वेंसी जाती होती है, नेटवर्क जाते रहते हैं, और अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो एडास के चलते ऑटोमेटिकली ब्रेक हल्की सी अप्लाई हो जाएगी, और इवन एडास के चलते स्टेयरिंग भी हल्का सा घूम जाएगा कि भाई थोड़ा सा राइट टर्न ले लो। ये एडास है, अगर आपका ध्यान नहीं होगा फिर भी ये होगा, इसीलिए इसका नाम होता है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। ये ऑटो पायलट नहीं है टेस्ला की तरह। ठीक है, असिस्ट करेगा, वो खुद ब खुद कुछ काम नहीं कर सकता है पर असिस्ट कर सकता है कि आप अगर हल्का सा वो टर्न मार लेगा, हल्की सी ब्रेक लगा देगा, तो उधर भी ये काम आता है। और अदर्स में वेदर फोरकास्टिंग, मैपिंग, एनवायरनमेंट, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वो सब में भी काम आएगा डेफिनेटली। ओके, देखो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, पर ऐसे क्वेश्चन मेंस में नहीं आ सकते, शायद आ भी जाए, कुछ नक्की नहीं यूपीएससी का, बट प्रीलिम्स में आते हैं कि भाई लाइडार कौन सी लाइट यूज़ करता है, कौन सी लाइट तो नहीं, कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है, वेवलेंथ उसकी क्या होती है, ऐसा सब आ सकता है, क्या उसका यूज़ है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़, पीएम इनोग्रेट्स 46th एनुअल सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एट भारत मंडपम। सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है भारत मंडपम क्या है तो जाइए और गूगल पे सर्च कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, मस्त बनाया इंडिया ने, तो आपको पता होना चाहिए।
यहाँ पे मीटिंग हुई हमारी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की। ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ही होती है जो डिसीजन लेती है कि कौन सी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाए। साथ ही साथ इसके जो मैटर्स होते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज जो भी अपना वो कामकाज करती है, वो सब मैटर्स भी यही देखती है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ठीक है, इंडिया ने पहली बार इसकी मीटिंग होस्ट की है और पीएम का मोटो ये था, हेरिटेज इज़ नॉट ओनली हिस्ट्री बट शेयर्ड कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमैनिटी। एक्सीलेंट। ऐसी सब जो लाइन होती है उसको हम यूज़ करेंगे अपने आंसर में। ऐसी लाइन को आप अपने नोट्स में डाल लीजिए कि हाँ, अगर कोई भी हेरिटेज के ऊपर क्वेश्चन आता है आप उसको कंक्लूड इससे कर सकते हो। ये बहुत आपके आंसर को क्रेडिबिलिटी दे देगा। चलिए, हेरिटेज, हेरिटेज का भाई डेफिनेशन क्या होता है? तो हेरिटेज इज़ अवर लेगेसी फ्रॉम अ पास्ट, व्हाट वी लिव टुडे एंड व्हाट वी पास ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन। ये यूनेस्को की डेफिनेशन है इधर तक। ठीक है, इट कैन बी अ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब मॉन्यूमेंट शॉन्यूमेंट हो, और इनटेंजिबल टच बच कर सको वो टेंजिबल, और इनटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, कोई आर्ट है जैसे सॉन्ग डांस, वो इनटेंजिबल। ठीक है, रिसेंटली ऐड हुई साइट कौन सी है इनटेंजिबल में? गरबा। और टेंजिबल में देखा जाए, ये इससे क्वेश्चन आ गया है 23 में। टेंजिबल में देखा जाए तो हम्पी की जो टेम्पल्स है वो, फिर उससे पहले शांति निकेतन। ओके, ये आप न्यूज़ देखते रहोगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा। ये डेफिनेशन को भी आपको याद रखना है। चलिए, इम्पोर्टेंस क्या है भाई? अगर आपको इसके अंदर डाल दिया जाता है, ये साइट आपकी अब अडॉप्ट हो जाती है इसके अंदर, तो क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले आपकी कल्चरल आइडेंटिटी है वो प्रिजर्व हो जाएगी, प्रिजर्व होगी डेफिनेटली, अगर आप कोई सेफ गार्ड हो जाएगा। भरतनाट्यम, कथक। ओके, शेपिंग ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी को हम ये बता सकते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसी रही है। जैसे कि एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि इलोरा केव्स में बुद्धिज़्म, ब्राह्मणिज्म, जैनिज्म तीनों केव मिलती है। इसका कोड यही है, इलोरा मतलब ऑल, ELO, ELL के बदले आप ALL देख लीजिए कि यहाँ पे तीनों धर्म की केव मिलती है। तो ये मत बताता है कि भाई कितना टॉलरेंस रहा है इंडिया में, कितना हमारे कल्चर में टॉलरेंस है। तो ये हमें आज भी इससे कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, शेपिंग ह्यूमन सोसाइटी। फिर साइंटिफिक वैल्यू, तो भाई केदारनाथ इतनी ऊंचाई पे बनाया हुआ है, अभी भी हमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर उधर बनाना तो हमें काफ़ी दिक्कतें होती है। तो हमें कुछ सिखा सकता है कि हाँ भाई उन लोगों ने ये कैसे बनाया होगा। ऐसा तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, बट ठीक है, हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है हमारे पुराने मॉन्यूमेंट से। एजुकेशनल वैल्यू, डेफिनेटली ये सब आपको पता है। जैसे कि रिसेंटली हमें सिनौली उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से हॉर्स ड्रिवन चैरियट मिला था, तकरीबन 4000 साल पुराना है। ठीक है, इसका प्रोग्राम भी डिस्कवरी पे आ चुका है, जिसको होस्ट किया था शायद मनोज बाजपेयी ने। फिर आर्किटेक्चरल इंस्पिरेशन हम ले सकते हैं, ये अगेन PYQ था कि न्यू पार्लियामेंट, ये पुराना है यार, ये गलत बात है, न्यू नहीं, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो हमारी 64 योगिनी मंदिर टेम्पल से इंस्पायर्ड थी, और ये NCERT का पार्ट है। कल्चर की शायद 11th की NCERT में दिया है, और ये ओल्ड पार्लियामेंट है, न्यू पार्लियामेंट नहीं। चलिए, फिर इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हैं इंडिया ने उसको ग्लोबल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे। तो हम 1 मिलियन तक सहायता देते हैं कि भाई करो प्रोटेक्ट और अच्छा खासा बनाए रखो। दूसरा, हम सर्टिफिकेट प्रोग्राम चलाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज मैनेजमेंट के लिए, ताकि यंग जो प्रोफेशनल्स हैं उसको थोड़ा सा अच्छा लगे भाई सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, और कुछ सीखने को भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। फिर हम रिस्टोरेशन क्या क्या कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हम रिस्टोरेशन कर रहे हैं। जैसे कि हमने कुछ कुछ जगह कर दी है, अंकोर वाट कंबोडिया में, ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है अंकोर वाट। ठीक है, कंबोडिया में। फिर वाट और वाट फो हिंदू टेम्पल इन लाओस PDR, ये भी हमने रिस्टोर करवाया। और आनंद टेम्पल बेगन म्यांमार में, वो भी हमने रिस्टोर करवाया। ये सब टेम्पल बहुत अच्छे हैं, अंकोर वाट की तो क्या ही बात, आप एक बार गूगल पे देखना। फिर हम स्कीम भी चलाते हैं, हृदय प्रसाद, फिर इंडियन हेरिटेज डिजिटल स्पेस, और हम चलाते हैं प्रोजेक्ट मौसम। देखो ये बहुत याद रखने का वाला बात है, प्रोजेक्ट मौसम, क्योंकि अगर प्रीलिम्स में प्रोजेक्ट मौसम आ गया तो आप कोई चांस नहीं है कि आप करोगे कि ये कल्चर से रिलेटेड है, आप डेफिनेटली उधर कुछ मौसम वाला ही करके आ जाओगे। पर प्रोजेक्ट मौसम है पूरी जो इंडियन ओशन रीजन की कंट्रीज़ है उसके साथ मिलकर
कल्चर को सेफ गार्ड करने का इनिशिएटिव। ठीक है, इंडियन ओशन रीजन की जो भी कंट्रीज आती है उसके कल्चर को सेफ गार्ड करना और उसके रिलेटेड बातचीत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है माइक्रोसॉफ्ट क्राउड स्ट्राइक आउटेज कॉज द वर्ल्ड वाइड IT डिस्ट्रप्शन। ये भी आपको पता है, इफ़ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया यू विल डेफिनेटली अवेयर ऑफ इट, कि जो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर थे वो डाउन हो गए थे और इसके चलते पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट से चलते हुए कंप्यूटर बंद हो गए थे। ठीक है, सिर्फ ब्लू स्क्रीन आई गई थी, इसीलिए लोग बोल भी रहे हैं कि भाई इस डे को हम इंटरनेशनल ब्लू स्क्रीन डे के नाम से सेलिब्रेट करें, बट ये सब बकलोल बात है। चलिए, इम्पैक्ट ऑफ IT आउटेज ऑफ क्रिटिकल सर्विस, क्या होगा अगर ऐसा हो जाता है तो क्या हो सकता है, क्या क्या नुकसान होंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, डेफिनेटली नुकसान हो जाएगा। जैसे कोई लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में और उसका सर्वर डाउन हो गया तो उसके पैसे फंस गए भाई। शेयर ऊपर नीचे भले ही मूव कर रहा है, आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे तो आपके पैसे गए। दूसरा, हेल्थ केयर में डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, क्योंकि टेलीमेडिसिन सर्विसेज चलती होती है। टेलीमेडिसिन मतलब मैं बैठा हूँ गुजरात में, डॉक्टर हूँ मैं, और कोई बंदा बैठा है छत्तीसगढ़ के कोई रिमोट एरिया में, मैं उसको इंटरनेट के द्वारा कोई सहायता दे रहा हूँ मेडिसिन की, और अगर इंटरनेट ही नहीं होगा, हेल्थ के वो एक्सेस ही नहीं होगा तो मैं कैसे कर पाऊँगा, तो ये दिक्कत दे सकता है। ठीक है, जैसे ऐसा समझ लीजिए 3 इडियट्स का वो सीन, अगर उस टाइम पे इंटरनेट नहीं होता तो रेंचो को करीना कपूर बताती कैसे कि क्या करना है। इसका एक और अटैक हो भी गया है 2017 में, WannaCry रैमसमवेयर अटैक था, हॉस्पिटल के ऊपर हुआ था यूके के। रैमसमवेयर अटैक क्या होता है, WannaCry नाम है अटैक का, ठीक है, और रैमसमवेयर टाइप है अटैक का, नाम कोई भी हो सकता है। रैमसमवेयर में क्या होता है, ये ऐसा समझ लीजिए किडनैपिंग जैसा है, कि आपके कोई डेटा को लॉक कर दिया जाता है, चोरी कर दिया जाता है, छुपके से कोई वायरस आएगा आपके डेटा को लॉक कर देगा और फिर आपसे पैसा मांगेगा कि भाई अगर इसको अनलॉक करवाना है तो इतने पैसे दे दीजिए, और जब आप पैसे दोगे तब आपका डेटा खोल दिया जाएगा। रैमसम मांगी जाती है, रैनसम मांगी जाती है कि 10 लाख दो और डेटा खुलवा लो, बाकी लॉक पड़ा है। तो यूके में ये अटैक हुआ था। अब सोचो तकरीबन 19,000 अपॉइंटमेंट्स उससे बंद हो गई थी, मतलब करोड़ों रुपए है। फिर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, डेफिनेटली भाई हमारे ऊपर अटैक हुआ था, साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और ऐसा बोला जाता है कि शायद चाइना ने करवाया था, गॉड नोज। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो जाता है, एनर्जी सेक्टर डिस्ट्रप्शन आ जाता है। ओके वी ऑल नो दैट। तो ये हो सकता है अगर आपके पास IT आउटरेज चला जाए, IT की सर्विस बंद हो जाए। अब सोचो एक माइक्रोसॉफ्ट कितना हैंडल करता है, मोनोपोली जैसा ही समझ लो, कि वो बंद हो जाए तो दुनिया बंद हो सकती है। वल्नरेबिलिटी क्या है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे यहाँ पे इंडिया में, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है हमारी IT कंपनी ग्रो कर रही है, बट एज ऑफ नाउ वी आर डिपेंडेंट, सप्लाई चेन हमारी वल्नरेबल है काफ़ी। फिर लार्ज डिजिटल फुटप्रिंट है हमारे विथ लो डिजिटल लिटरेसी, क्योंकि ओनली 38% ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया इज डिजिटली लिटरेट। ये डेटा को कहीं पे अगर रख लेना काम आएगा। फिर लिमिटेड रिडंडेंसी है, हमारे पास कोई बैकअप नहीं रहता है, कि अगर ये गलत हो गया, कुछ लॉकबुक हो गया तो बैकअप में के लिए कुछ नहीं होता है भाई। इवन लोगों के पास व्हाट्सअप चैट भी बैकअप नहीं होती है, दूसरा फ़ोन बदले तो उसमें भी दिक्कत आ जाती है। तो ये बैकअप तो अभी क्या ही बोले, इतना लिटरेसी है हमारा। स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक हो सकते हैं, जैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है वैसे ही स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक होगा, क्योंकि साइबर अटैक इज समवेयर पार्ट ऑफ अ टेररिज्म, साइबर टेररिज्म। लैक ऑफ रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, ये हमारी दिक्कत है भाई। मेजर टेकन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने क्या क्या लिए हैं, बहुत सारे लिए हैं। उसमें से कुछ यहाँ पे लिखे हैं कि हमने सर्टिन बना दिया है, फिर डिफेंस साइबर एजेंसी बनाई दी है, फिर हमने एक इनिशिएटिव भी लिया है साइबर सुरक्षित भारत। फिर लीगली हमने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल एक्ट बन चुका है अभी, IT एक्ट 2000, और फिर पॉलिसी में हम नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 लेके आ गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
इसमें आप वो भी लिख सकते हो कि जो आरबीआई का इनिशिएटिव है, जागृत रहे सतर्क रहे, अमिताभ बच्चन जी ऐड करते रहते हैं हर बार। चलिए नेक्स्ट न्यूज़, ये आखिरी बड़ी न्यूज़ है, टेक्सटाइल से रिलेटेड है। इंडिया की टेक्सटाइल से सबसे पहले बात कर लेते हैं, टेक्सटाइल की बात क्या है। तो हमारी करंट वैल्यू 250 बिलियन के आसपास चल रही है, 50 मिलियन हम जॉब दे रहे हैं, और हमारा जो सप्लाई है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जाता ही है। ग्लोबल कंट्रीब्यूशन हमारा 4.6% है, और जो गारमेंट एक्सपोर्ट है वो अराउंड हमारे ग्रो हुए हैं 4.6%। ये कम है काफ़ी इन कंपेयर टू बांग्लादेश एंड वियतनाम। वियतनाम के 81% ग्रो हुए और बांग्लादेश के 69% ग्रो हुए। इट इज़ ह्यूज। और हमारे 4.6%। हालांकि फ़र्क है उसमें भी, हमारी इंडस्ट्री टेक्सटाइल की बहुत अच्छी चल रही है, बट फिर भी। अभी इस डेटा को आप कहाँ पे यूज़ करोगे? इंट्रो में। देखो कोई भी डेटा है या फिर कोई भी डेफिनेशंस है, उसको हम हमेशा इंट्रो में यूज़ करेंगे। जैसे ये ऊपर था हेरिटेज, ये इंट्रो में जा सकता है आपका, ये डेफिनेशन है। अगेन ऊपर जो था लाइडार, ये भी इंट्रो में जाएगा। डेफिनेशंस को आप अगर क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आता है कि किसका इसका मैं इंट्रोडक्शन क्या डालूँ, तो आप डेफिनेशन डाल दो, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आपको उधर डेटा याद ना हो या फिर डेटा उल्टा सुल्टा याद हो। गलत लिखना बहुत गलत बात है, आपका मार्क्स कटेंगे, मिलने तो दूर रहा। उससे अच्छा डेफिनेशन डाल दो। अरे खुद की बना के भी डाल दो तो चलेगा, बट डेफिनेशन डालो, रेलेवेंट होनी चाहिए। फिर पपलू डेफिनेशन मत लिखना। फिर ग्लोबल ट्रेड कंट्रीब्यूशन, हाँ वो देख लिया हमने, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। की चैलेंजेस क्या है भाई? तो हमारी एक्सपोर्ट प्रोसीजर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हमें एक्सपोर्ट करने के लिए 2-3 जगह से लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, जैसे कि कस्टम से लेने पड़े, फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से लेने पड़े, और उसमें भी सब लोग पैसा खाते हैं। करप्शन तो हर जगह है इंडिया में। इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस है हमारे पास, जैसे कि हम कुछ मटेरियल इंपोर्ट करने में दिक्कत आती है, जैसे कि पॉलिएस्टर, फिर विस्कस आता है। ये सब हम हार्ड है इंपोर्ट करना, क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेस भी लगती है, ड्यूटीज़ ज़्यादा लगती है। और उसमें क्वालिटी नॉर्म्स भी है। दूसरा, वीक वीविंग प्रोसेसिंग सेक्टर। हमारे पास जो वीविंग सेक्टर है और प्रोसेसिंग सेक्टर है वो वीक है हमारा, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी आई नहीं है। आप इवन ऐसे ही देख लो, तो हम अभी भी वही सालों पुराना जो सिलाई मशीन होता था, काफ़ी सारे घरों में या फिर काफ़ी सारी इंडस्ट्री में अभी वही ही सिलाई मशीन यूज़ हो रहा है। जबकि बाहर के देशों में काफ़ी मॉड्यूलर सिलाई मशीन आ गए हैं और काफ़ी तेज़। फिर फास्ट फैशन इम्पैक्ट, फैशन हमारी तुरंत बदलती रहती है। अक्षय कुमार ने एक नया जीन्स पहना, फैशन बदल गई, बात ख़त्म, पुरानी फैशन गई। तो इससे टैकल होना और टैकल करते रहना मुश्किल वाली बात है। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी खुद की कंपनी है टेक्सटाइल की, वो खुद बता रहा था कि इतना जल्दी फैशन बदलता है कि हम उतना अडेप्ट ही नहीं हो पाते। फिर जो पुराना स्टॉक पड़ा होता है वो पड़ा ही होता है। तो ये एक मेजर चैलेंजेस, अगर ऐसा होता रहेगा तो हमारे जो मैन्युफैक्चर है वो ग्रो कैसे करेंगे। चलिए वे हेड क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ये चैलेंजेस है, आप याद रख लोगे, ठीक है। और ये सब ऐसे सोचने का आप खुद सोचो तो आपको खुद दिमाग में आ जाए कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। वे हेड है, पीएलआई स्कीम हम लेके आ गए हैं टेक्सटाइल के लिए। पीएलआई मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, अरे माफ़ करना, पीएलआई लिखा है, मैंने पीएसएल बोल दिया। पीएसएल स्कीम नहीं है, वो एमएसएमई के लिए पीएसएल स्कीम है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, वो सिर्फ एमएसएमई को मिलती है। जो पीएलआई है वो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, क्या प्रोडक्शन करोगे उसके साथ आपको कुछ इंसेंटिव मिल जाएगा, बट हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होना चाहिए। चलिए फिर स्ट्रीमलाइन, हमने इंपोर्ट को और थोड़ा अच्छा करने की कोशिश की है। फिर लीगल फ्रेमवर्क को भी और ठीक करने की कोशिश की है ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा रहे। और अदर्स में हमने जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी अच्छा करने की कोशिश की है, और जो फैशन चेंज जल्दी होती है वो थोड़े से हम कंट्रोल कर पाएँ उसकी भी हमने कोशिश की है। चलिए ग्रेट, ये हमारी सारी न्यूज़, बड़ी न्यूज़ ख़त्म हो चुकी है। अभी शॉर्ट न्यूज़ में जाएंगे, हम कोशिश करेंगे इसको 10 मिनट के अंदर ख़त्म कर दें। तो सबसे पहले हमारी न्यूज़ है कि भाई यूपीएससी के चेयरमैन है, उन्होंने अपना टेन्यूर ख़त्म होने से पहले ही रिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। रिज़ाइन बिफोर 5 ईयर्स बिफोर, 5 साल पहले कर दिया है। यूपीएससी के चेयरमैन कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो आर्टिकल 316। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल मेंशन हो
वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और जिसका न हो और जो एक्ट के थ्रू बना हुआ हो, जो एक्ट के थ्रू बना, जिसके पीछे कोई एक्ट आता है वैसी बॉडी, वो स्टैट्यूटरी बॉडी, और जिसका आर्टिकल मेंशन हो कॉन्स्टिट्यूशन में वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, बाकी चेयरमैन के रिलेटेड जो भी बात है वो आप कायदे से पॉलिटी से पढ़ोगे। इस बार ऐसे ही गो थ्रू कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं, टेन्योर होता है 6 साल से 65 ईयर्स तक का। वो कैसे अपॉइंट होंगे, एलिजिबिलिटी है 10 साल से ज़्यादा या फिर 10 साल तक का गवर्नमेंट के अंदर काम किया होगा, वेदर स्टेट गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट तो चल जाएगा। फर्दर रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव होते हैं ऑन ग्राउंड ऑफ इंसॉल्वेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किए हो, या फिर वो अनफिट हो बाय माइंड और बॉडी। ओके, बाकी आप पॉलिटी से पढ़ लोगे आज ही से, 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है यूविन पोर्टल। जैसे हमारा कोविड के टाइम पे कोविन पोर्टल था कि किसने वैक्सीन ली, क्या क्या सब कुछ हमें मिल जाता था उस पोर्टल पे, सेम पोर्टल हमने बनाया है यूविन। ठीक है, यूविन के अंदर हम चाइल्डहुड वैक्सीनेशन की रिलेटेड बातें होती है। इसमें क्या आता है, तो 6 साल से नीचे के जो भी बच्चे हैं अप टू एज ऑफ 6 ईयर वो आ जाते हैं, और प्रेग्नेंट वुमन आ जाती है। इसके रिलेटेड सब आपको डेटा मिल जाएगा, नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर मिल जाएगा, और विन इसके साथ लिंक टू गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग ई विन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाती है वैक्सीन के स्टॉक और फ्लो की। ये आपको साथ ही साथ डिजिटल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा है, डिजिटल वैक्सीन सर्टिफिकेट, जो कि सेम हमें कोविड टाइम पे कोविन में मिलता था। ठीक है, कोई बात न्यू नहीं है, बस नाम याद रखना है, यूविन चाइल्डहुड वैक्सीनेशन के रिलेटेड है, सेम एज कोविन। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ 9 डैश लाइन, ये बाद में करते हैं। बेल अंडर यूएपीए, जो यूएपीए के अंदर पकड़ा जाता है उसको यूजुअली बेल मिलती नहीं है, क्योंकि एज पर यूएपीए सेक्शन 43D क्लॉज 5 उसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और वो जो भी अक्यूज़ होता है उसको बहुत दिक्कत होती है बेल लेने के लिए। इसी के चलते एक शख्स था, वो 9 ईयर्स तक कस्टडी के अंदर था, जुडिशल कस्टडी में। तो इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ऐसा नहीं चल सकता है, आप ऐसे एक्ट की सेक्शन के सामने आप आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को वायलेट नहीं कर सकते हो, इसलिए जो बेल देना है वो उसका राइट है और उसे वो मिलना चाहिए। तो रिसेंटली एक शख्स को जो कि 9 साल से अंदर था उसको बेल दिया गया है। क्या काम है इसका, बस एक ही स्टेटमेंट बन सकता है प्रीलिम्स में कि भाई यूएपीए के अंदर बेल नहीं दी जाती है, तो वो गलत है। ठीक है, दी जाती है, वो एक स्टेटमेंट बनेगा और हमें लगेगा कि हाँ भाई यूएपीए इतना स्ट्रिक्ट है तो उधर बेल नहीं मिलती होगी, नहीं नहीं मिलती है। फिर नीचे है जेब्रा म्यूसल या फिर मसल। ये एक एनिमल है, छोटू सा एनिमल होता है, हमने बीचेस पे देखा हुआ, ऐसे जो ट्राइंगल टाइप के शेल जैसे पड़े होते हैं ना, छोटे छोटे ऐसे गोल में, ये होते हैं म्यूसल, जेब्रा म्यूसल्स। ऐसा नहीं है वही हो हमेशा, पर वो शेल जैसे जो होते हैं वो होते हैं। ये नेटिव कहाँ के होते हैं, ये हमें फर्स्ट टाइम मिला है यूएस की कोलोराडो रिवर में, ये न्यूज़ है। ये नेटिव कहाँ कहाँ से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, गांव कहाँ है उसका, तो कास्पियन सी और ब्लैक सी में ये मेजोरिटी में मिलते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके भाई, तो ये रिवर में रह सकते हैं, कैनल्स में ले सकते हैं, वाटर पाइप्स में भी रह सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं। फीड क्या करते हैं, तो प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो वाटर एल्गे होती है उसको ये फीड करते हैं, वो खाते हैं। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, तो समुद्र और शोर के ऊपर जो छोटे छोटे आपको ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, वो प्लैंक्टन्स होते हैं, एल्गी होते हैं, वो सब प्लैंक्टन्स फाइटोप्लैंक्टन्स है। फिर क्या होता है कि कोई भी ये हिस्सा होगा, सरफेस रॉक ऐसा कुछ भी, वहाँ पे उसके छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं उसकी बॉडी पे, उससे वो चिपक जाएंगे, इसलिए जल्दी निकलेंगे नहीं, उसी से वो अपना हैबिटेट बना लेंगे। एक इसमें बस टर्म इम्पॉर्टेंट है, इतनी बड़ी तो नहीं, बस ऐसे ही कि बायोफॉलिंग क्या होती है। तो ऐसी सब जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म सरफेस पे आए और उधर एक्यूमुलेट होते जाए, मतलब इकट्ठा होते जाए सरफेस पे, उसको बायोफॉलिंग बोलते हैं। एक एग्जांपल छोटू सा ले लेते हैं हम, ये सरफेस है, यहाँ पे ये एक आया ऑर्गेनिज्म, ये दूसरा आया, ये तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया, ये एक्यूमुलेट हो गए, इकट्ठा हो गए, इसको हम बोलेंगे बायोफॉलिंग। ये देखो ये कुछ ऐसा हो दिख जाता है, ये एक ही है, ऐसा ऐसा हो के ये पूरा बजाता है जेब्रा म्यूसल। ठीक है, चलिए
फिर है रेमसेस मिशन क्या है, तो ये एस्टेरॉयड को स्टडी करेगा, एस्टेरॉयड एपोफिस। ऐसा बोला जाता है कि एपोफिस हमारे 2029 में अर्थ को हिट करेगा या उसके बाजू से निकल जाएगा। ओके, बाजू से निकलेगा, मेजोरिटी में चांस यही है। और ये रेमसेस मिशन है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है एस्टेरॉयड के सामने दुनिया को प्रोटेक्ट करने का, कि कोई एस्टेरॉयड समझ लीजिए इधर से आ रहा होगा तो उसको हम स्टडी बडी करेंगे, और हो पाएगा अगर तो उसके सामने डार्ट के जैसे, डार्ट मिशन, डार्ट क्या था कि भाई ये एस्टेरॉयड आ रहा है, उसके सामने कुछ ऐसा ही हथियार तो नहीं, सैटेलाइट होगी, वो सैटेलाइट हम टकराएंगे जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट से ये एस्टेरॉयड छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और अर्थ पे टकराने से पहले ही पूरा का पूरा जल के राख हो जाएगा। सेम ये मिशन काम करता है रैमसेस भी, कि ये सारे के सारे एस्टेरॉयड को स्टडी करते हैं और उनको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अर्थ तक ना आवे। बस क्वेश्चन क्या आएगा प्रीलिम्स में, आएगा कि रामसेस मिशन किससे रिलेटेड है, या फिर रामसेस, डार्ट, हीरा रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। तो रामसेस, डार्ट, हीरा, ओसिरिस, ये सब एस्टेरॉयड के मिशन है। ओके, फिर है इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। जैसे चेस ओलंपियाड होता है, चेस कंपटीशन इंटरनेशनल, वैसे ही ये मैथमेटिकल ओलंपियाड है। यहाँ पे मैथ्स का सब टेस्ट बेस्ट लिया जाता है। तो इस बार हमने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ऐसा बोला जाता है कि हमने जब डेब्यू किया था 89 में, तब से लेकर अब तक का ये हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस है, क्योंकि हमने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है और 1 ऑनरेबल मेंशन है। ऑनरेबल मेंशन मतलब मेडल तो नहीं मिला एक भी, बट आपने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी भी वही होती है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड ऑनरेबल मेंशन। तो अच्छा परफॉर्मेंस है, दैट्स इट। ये एन्युअली होता है, बस यही याद रखना है। मैथमेटिकल चैम्पियनशिप, ओलंपियाड या फिर चैम्पियनशिप कंपटीशन, जो कि एन्युअली होता है अलग अलग कंट्री में, डिफरेंट कंट्री में, और हम अच्छा परफॉर्मेंस अभी करके आए हैं, दैट्स इट। हाँ, ये कौन होता है इसके अंदर, तो हाई स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, हर कोई नहीं जा सकता। आगे, रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पैथवे, IPCCE करके एक बॉडी है, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इनकी रिपोर्ट आती है असेसमेंट रिपोर्ट, उसमें 5th असेसमेंट रिपोर्ट थी, जिसके अंदर ये बोला गया था कि आरसीपी के रिलेटेड जिसकी बात हुई थी, ये क्या बात करता है कि भाई इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडिस फॉरेस्ट पे कितना होगा इंडिया के। तो स्टडी बोलती है कि हमारे जो पेड़ हैं अलग अलग टाइप के, जैसे कि बेल का पेड़, बहेरे का पेड़, वो तो टिक जाएंगे, वो थ्राइव कर जाएंगे क्लाइमेट चेंज के सामने, ठीक है। बट जो चिरौंजी पेड़ है, महुआ है, आंवला है, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे और उसके कम चांस है कि वो थ्राइव करे, मतलब दिक्कत होगी उसको, ठीक है। ये उसका पैथवे बताया है। ये देखो, इतना दिक्कत, जितना जितना क्लाइमेट चेंज होता जाएगा उतना उतना दिक्कत बढ़ता जाएगा। और ये टाइमलाइन दी हुई, अभी हम यहाँ पे हैं, 40 में इतना हो जाएगा, 60 में इतना, बकवास है। चलिए, याद क्या रखना है भाई हमें, ये बकवास है, कहीं पे कुछ काम नहीं आने वाला है। बट IPCCE करके कोई बॉडी है जिसका RCP, रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेंट्रेशन पाथवे करके कुछ आता है, और असेसमेंट रिपोर्ट कुछ आता है, यही एक लाइन। और हाँ, मेंस में अगर आप इस डेटा को यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर आपको याद रह जाता है तो करो। फिर आखिरी न्यूज़ है 9 डैश लाइन, जो हमने छोड़ दी थी। तो देखो क्या है, इजीली मैं याद करवा दूंगा पूरा का पूरा। यह है चाइना, उसके नीचे पड़ता है हमारा वियतनाम, इधर हमारा ताइवान, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर जिस आइलैंड की डिस्प्यूट में वो है पारासल आइलैंड, ठीक है। पारासल, यहाँ पे कुछ पारासल है, मार्क में बदल देता हूँ मेरा, यहाँ पे कुछ पारासल है। फिर ये 3 तो है ही, मतलब ये 3 तो है ही है, साथ में +1 हो जाता है, +1, जो कि है फिलीपींस। यहाँ पे देखो ये 3 थे, जूम करता हूँ मैं, वियतनाम, चाइना और ताइवान, इसके बीच में था पारासल आइलैंड का डिस्प्यूट। फिर +1 हो गया और फिलीपींस भी इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। ये 3 प्लस फिलीपींस,
तो इसका जो डिस्प्यूट होगा वो होगा स्कारबोरो आइलैंड का। ये यहाँ पे पड़ता है। फिर ये चारों के चारों, पहले ये 3 ही थे, अब ये भी जुड़ गया, 4 हो गए, और ये 4+1, अब ये 4 और +1 आ जाएगा, मलेशिया जुड़ जाएगा। इसके अंदर आ जाता है स्पार्टली आइलैंड, यहाँ पे लिखा ही है आपको स्पार्टली आइलैंड। ठीक है, तो पहले 3+1 फिलीपींस जुड़ा हमारा, फिर फिलीपींस जुड़ा हुआ था, 4 हो गए थे, तो 4+1 और हमारा जुड़ गया मलेशिया। ठीक है, सबसे पहले जो डिस्प्यूट था वो था पारासल आइलैंड का, फिर आया हमारा स्कारबोरो आइलैंड, और फिर आखिरी में आया स्पार्टली आइलैंड। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी याद रखो तो हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिस्प्यूट है क्या भाई? तो जो भी कंट्री होती है हमारी, ठीक है, समझ लीजिए ये एक कंट्री है, उसके 200 नॉटिकल माइल तक का हिस्सा आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कि भाई इतने एरिया में आप जो भी एक्सप्लोर करना चाहो वो एक्सप्लोर करो, माइनिंग करना चाहो माइनिंग करो, आपकी मर्जी, ये आपका एरिया है। अभी यहाँ पे जो कंट्रीज़ है वो बाजू बाजू में हो जाती है। ठीक है, कि ये हमारा 200 नॉटिकल माइल का हिस्सा है, ये हमारा है। अभी सोच लो कि ये मैं क्लियर कर लूँ थोड़ा सा। अभी समझो ये अगर आइलैंड चाइना को मिल जाता है तो चाइना इधर से 200 किलोमीटर खींचेगा कि ये हमारा हिस्सा है, बाकी इसका कायदे से तो इस शोर लाइन से 200 होना चाहिए। और समझ लो ये भी आइलैंड नहीं हो, चाइना तो ये भी आइलैंड मांग रहा है कि स्पार्टली भी मेरा है, तो वो यहाँ से 200 किलोमीटर मांगेगा कि ये मेरा हिस्सा है। इसीलिए चाइना बोलता है कि ये पूरा का पूरा जो 9 डैश लाइन है ना, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये पूरा हमारा एक्सप्लोरिंग राइट है इधर। तो ये करे कि ये क्या करे फिर इसके तो बाजू का भी आप खा जा रहे हो। तो यही डिस्प्यूट है कि आइलैंड से 200 किलोमीटर का हिस्सा किसको मिलना चाहिए। तो जो जितना चाहे उतना, एक आइलैंड बस आप मांग लो और उसका 200 किलोमीटर तक ले लो आगे का, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये 9 डैश लाइन का डिस्प्यूट है, और इसमें ऐसी कंट्री जो कंट्रीज आती है वो भी हमने आपको बता दी है। ठीक है, कुछ ना समझ आया तो बता देना। अब ये चाइना का जो क्लेम है वो क्या सबने माना है? डेफिनेटली नहीं माना है। यूएन की ट्रिब्यूनल है, उसने ही रिजेक्ट कर दिया था कि भाई हटाओ, गलत बात है आपकी। ओके, दैट्स इट। याद बस रखना है 3+1, फिर वो चारों 4+1, और फिर आखिरी में 5 की 5 हो जाती है। पहले हमारा ऐड होगा फिलीपींस, फिर ऐड होगा मलेशिया। चलिए आखिरी न्यूज़ है हमारी, लाओस कहाँ पे पड़ता है? तो लाओस हमारा लैंडलॉक स्टेट है, ओनली साउथ ईस्ट एशिया का। लेफ्ट हैंड पे जो भी आते हैं कंट्री साउथ ईस्ट एशिया के, उसमें ओनली लैंडलॉक वही है। लैंडलॉक मतलब क्या? तो जिस कंट्री का एक भी हिस्सा ओशन से ना अड़ता हो, ओशन से टच ना होता हो, वो लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, लाओस का देख लो, कोई भी हिस्सा ओशन से टच नहीं होता है तो वो लैंडलॉक है। ये आशियान आरसीईपी जैसे ग्रुप का पार्ट है। मेजर रिवर इसकी मैकोंग है। ठीक है, ये सब बकवास है। न्यूज़ क्या थी? तो 13 इंडियन को रेस्क्यू किया था हमने साइबर स्कैमिंग सेंटर से इन लाओस से। इसकी कंट्रीज याद रखने की ट्रिक क्या थी भाई? साउथ ईस्ट एशिया, इसकी जो कंट्री यहाँ पे दी गई है, तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम, MLV, ये दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है वहाँ पे डाल दो आप थाईलैंड और कंबोडिया। ठीक है, थाईलैंड के भी आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे अगेन आपका आएगा मलेशिया, सिंगापुर। ठीक है, अभी यहाँ पे चाइना डालो। अभी कौन सी कंट्री किसके साथ बॉर्डर बना रही है? तो देखो, चाइना तीनों के साथ बनाएगा। ठीक है, अभी वियतनाम किसके साथ बनाएगा? तो वियतनाम के बाजू में 2 ही है ना, एक लाओस है और एक कंबोडिया, तो ये 2 ही के साथ बनाएगा। थाईलैंड किसके साथ बनाएगा? थाईलैंड के बाजू में 3 है ना, थाईलैंड 3 के साथ बनाएगा। लाओस किसके साथ बनाएगा खुद सोचो, तो ये चारों के 5 के साथ बनाएगा ना, जो भी इसके आजू बाजू है। ठीक है, जो भी इसके आजू बाजू है वो उस सब के साथ बनाएगा। थाईलैंड म्यांमार के साथ भी बनाएगा, और म्यांमार सिंगापुर के साथ, सॉरी म्यांमार क्या, मलेशिया सिंगापुर के साथ। ये इसका कोड है, बस यही आपको याद रखना है। C सबसे ऊपर डाल दो, फिर MLV, उसके बीच में TC। ठीक है, इजी कोड है, एक बार आपने याद कर लिया तो फिर आपको हमेशा याद रह गया, और उसकी कंट्रीज़ भी आपको हमेशा याद रह गई। ओके,
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। शुक्रिया। जय हिंद।